BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकेंड पेपर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के स्टूडेंट्स यूनिट 3 में आज का हमारा टॉपिक है संघीय कार्यपालिका, जिसमें हम पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री, यूनियन एग्जीक्यूटिव, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था और राष्ट्रपति पद के विषय में हमने ये पढ़ा था कि जो संघीय कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति पद है और सैद्धांतिक रूप से भारतीय संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित मानी गई है, लेकिन ये केवल एक संवैधानिक शासक मात्र कहलाता है। इसलिए राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का वास्तविक रूप से जो प्रयोग है वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री मिलकर करते हैं। तो वास्तविक रूप से जो कार्यपालिका की समस्त सत्ता है वो मंत्रिपरिषद में निहित है। राष्ट्रपति के नाम पर मंत्रिपरिषद ही शासन की समस्त शक्तियों का उपयोग करती है। यदि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार हम देखें तो उसमें उल्लेख है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसको पढ़ने से के साथ ही हम ये स्पष्ट करेंगे कि संसदात्मक शासन या मंत्रिमंडलीय शासन की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। भारत में चूँकि हमने भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ते वक्त भी देखा था कि संसदात्मक या पार्लियामेंट्री सिस्टम है या मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है। इसके कारण जो मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था के कार्य करने के कुछ सिद्धांत हैं वो भारत में भी शासन व्यवस्था में देखे जा सकते हैं और इसकी कुछ विशेषताओं का उल्लेख हम कर सकते हैं। जैसे एक तो ये कि नाम मात्र की कार्यपालिका, जहाँ भी संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है वहाँ दो ही कार्यपालिका होती है, एक तो नाम मात्र की और दूसरी वास्तविक। भारत में भी ऐसा ही है, नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री को कहा जाता है। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। भारत में सरकार के तीनों अंग हैं, संघीय स्तर पर या केंद्रीय स्तर पर, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो संसदात्मक की प्रमुख विशेषता होती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। वो भारत में भी हम संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख देख सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की राजनीतिक एकता होती है, यानी एक ही दल के व्यक्ति मंत्री बनाए जाते हैं या जिनका बहुमत होता है लोकसभा में वो ही मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री बनते हैं। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है अपने कार्यों के लिए और प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करने वाला होता है। ये सभी मंत्री जो है मंत्रिमंडलीय गोपनीयता की शपथ लेते हैं और इसका पालन करते हैं। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं हम भारतीय संविधान के तहत हमारी शासन व्यवस्था में देख सकते हैं, क्योंकि भारत में संसदात्मक प्रणाली है तो ये सारी विशेषताएं देखी जा सकती हैं। अब हम देखेंगे कि मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार से किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद के गठन के लिए 91 संवैधानिक संशोधन हुआ 2003 में, जिसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद हैं उनकी सदस्य संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और स्थिति के बारे में पहले इससे पूर्व कम उल्लेख हुआ करता था और मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री और विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होंगे, ये व्यवस्था दी गई थी, लेकिन संख्या क्या होगी ये निश्चित नहीं थी। लेकिन जब ये संशोधन हुआ 91वें संवैधानिक संशोधन 2003 में, तो उसके द्वारा ये निश्चित कर दिया गया कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का जो 15% है उससे अधिक मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही
संविधान के अनुच्छेद 75 के विभिन्न भागों में मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 75 में ये उल्लेख है कि किस तरह से विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति की जानी चाहिए। इसमें पहली चीज़ तो ये है कि प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तीसरा उल्लेख ये है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा, मंत्री पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष ये सभी मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और पांचवा ये कि पद धारण करने के 6 माह के बाद तक संसद सदस्य यदि वो नहीं बन पाते हैं और तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि कोई मंत्री बना है, पद धारण किया है और वो अगर संसद का दोनों में से किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनाव जीत कर इसका सदस्य बनना पड़ता है। और यदि नहीं बन पाता तो वो उसको फिर मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। एक और जो उल्लेख है संविधान में वो ये कि मंत्रियों को ये सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे। और जो भी वेतन भत्ते मिलते हैं वो संसद के द्वारा बनाई गई विधि के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, जिसको इंग्लिश में कैबिनेट कहा जाता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल साधारणतः आम बोलचाल में एक ही मान लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। मंत्रिपरिषद में राजनीतिक कार्यपालिका के सभी सदस्य आ जाते हैं जो 50 से लेकर 75 तक हो सकते हैं और ये एक बड़ी संस्था होती है। और मंत्रिपरिषद में 5 स्तर के ऐसे सदस्य होते हैं जिनमें केवल जो प्रथम स्तर के मंत्री होते हैं वो महत्वपूर्ण भी होते हैं और जिन्हें कैबिनेट भी कहा जाता है सामूहिक रूप से। और इनकी सदस्य संख्या 12 से 32 इसके बीच में ही होती है। इसलिए जो मंत्रिपरिषद की हम स्तर देखें तो वो 5 स्तरों के आधार पर गठित होती है। मंत्रिपरिषद के यदि 5 स्तर के मंत्रियों की हम स्थिति देखें तो उसमें प्रथम स्तर के मंत्री को सामूहिक रूप से कैबिनेट या मंत्रिमंडल कहा जाता है। ये जो 5 स्तर हैं वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। एक तो ये कि कैबिनेट सदस्य, जो प्रथम स्तर के सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद के, वो मंत्री कहलाते हैं और ये मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं और इनकी संख्या 12 से लेके 32 तक होती है और ये महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। दूसरा, ऐसे मंत्री होते हैं जो मंत्रिमंडलीय स्तर के मंत्री होते हुए भी कैबिनेट सदस्य नहीं कहलाते। ये वे मंत्री हैं जो विभाग के अध्यक्ष होते हैं और मंत्रिमंडल के सदस्यों के समान वेतन भी मिलता है। बैठकों में ये हिस्सा नहीं ले सकते और प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर ही ये भाग लेते हैं। तीसरे होते हैं राज्य मंत्री कहलाते हैं और इनकी स्थिति पूर्व मंत्री या उपमंत्री के बीच की होती है। ये महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित होते हैं और कभी कभी इनके द्वारा विभाग के स्वतंत्र प्रधान के रूप में भी कार्य किया जाता है। प्रधानमंत्री द्वारा इस तरह की श्रेणी के मंत्रियों को मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है और उनके विभाग से संबंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं। चौथे प्रकार के होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री जो जिस मंत्री के अधीन रहते हुए उन मंत्रियों की सहायता के लिए होते हैं और सहायता और सलाह का कार्य करते हैं। 5वें स्तर के होते हैं संसदीय सचिव। उपमंत्रियों के नीचे संसदीय सचिव होते हैं। वे विभागीय मंत्रियों को प्रशासनिक और विशेष रूप से
संसदीय कार्यों के संबंध में सहायता पहुंचाते हैं। तो 5 श्रेणियों के मंत्रियों को सामूहिक रूप से, इन पूरे 5 को अगर हम देखें तो इन सभी को सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद कहा जाता है। और मंत्रिपरिषद एक बड़ी संस्था है जिसमें सभी श्रेणी के मंत्री आ जाते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल है या कैबिनेट है वो एक छोटा समूह है जिसमें केवल कैबिनेट सदस्य आते हैं। केवल इसको हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट कह सकते हैं, जिसके मंत्री विशेष महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं और उनकी संख्या 12 से 32 के बीच में ही होती है। तो केवल कैबिनेट स्तरीय मंत्रियों को मंत्रिमंडल कहा जाता है, लेकिन सब 5 स्तरीय मंत्री को मिलाकर मंत्रिपरिषद कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण जो अंतर है वो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में देखा जा सकता है। और मंत्रिमंडल का जो रूप है वो छोटा होता है, ये समूह छोटा है और प्रथम श्रेणी के मंत्री ही होते हैं जो विभागों के प्रधान होते हैं और जिनके द्वारा सामूहिक रूप से संपूर्ण प्रशासनिक नीति का निर्धारण किया जाता है। कुछ विचारकों का ये मानना है कि मंत्रिपरिषद का ये हृदय है और शासन का परिचालन यंत्र, जिसमें महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, वो इसके द्वारा संचालित होता है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक सदस्य मंत्रिपरिषद का भी सदस्य होता है, लेकिन मंत्रिमंडल एक ऐसी संगठित इकाई है जिसमें सदस्य मंत्रिपरिषद के केवल कुछ ही विशेष महत्वपूर्ण लोग होते हैं। मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्रिपरिषद का भीतरी चक्र है और मंत्रिपरिषद की सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक समिति के रूप में हम मंत्रिमंडल या कैबिनेट सदस्यों को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज देखा कि भारतीय संविधान के अनुसार जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद है उसका गठन किस तरह से निर्धारित होता है।